चलिए, नमस्ते बच्चों। इस चैप्टर में अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबंध की प्रकृति। तो प्रबंध की प्रकृति अब हम इसमें जानेंगे कि प्रबंध एक कला है या प्रबंध एक विज्ञान है। तो अब हम उसमें देखेंगे कि प्रबंध में क्या कला है, कि जो कला है उसकी क्या क्या विशेषताएं मौजूद है, और विज्ञान की क्या विशेषताएं इसमें है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए, आप बताइए कि प्रबंध एक कला है या प्रबंध एक विज्ञान है। जैसे फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रबंध एक कला है, जिसके द्वारा हम दूसरों से कोई कार्य दक्षता पूर्ण तरीके से और प्रभावपूर्ण तरीके से कराते हैं। तो क्या ये एक कला ही है या एक विज्ञान है? क्या ये विज्ञान नहीं है? क्या ये सिर्फ एक कला है? क्या है जवाब आप लोग का, बताइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसका जवाब है कला, प्रबंध एक कला है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, प्रबंध कला है लेकिन विज्ञान भी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं दोनों है। तो सस्पेंस ना बनाते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि प्रबंध क्या है। हम नहीं बताएंगे आपको पहले कि प्रबंध क्या है, आप लोग खुद देखिए कि प्रबंध क्या है। ये आप रीड कर लीजिएगा। हम लोग सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं कि प्रबंध की प्रकृति से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। प्रबंध विज्ञान है, कला है, दोनों है। तो इसका उत्तर देने के लिए आइए विज्ञान एवं कला के दोनों की विशेषताओं का अध्ययन करें। हम दोनों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि कला की क्या विशेषता होती है, विज्ञान की क्या विशेषता होती है, और क्या ये विशेषताएं दोनों प्रबंध में है या नहीं। अगर है तो वो कला और विज्ञान होगा, अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि प्रबंध कहाँ तक इनकी पूर्ति करता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रबंध एक कला के रूप में। तो कला क्या है? कला इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षता पूर्ण उपयोग है। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें किसी कला का शौक है, जैसे किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को डांस का शौक है, किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को गार्डनिंग का शौक है, किसी को साइकिलिंग का शौक है, किसी को फुटबॉल खेलने का शौक है। तो बहुत सारे सबके शौक होते हैं। और हो सकता है कोई कोई बहुत अच्छे कलाकार, उसमें किसी को पेंटिंग का बहुत शौक हो। तो इसमें अब आप ये देखिए कि आपकी पेंटिंग या आपके म्यूजिक, उस कला में और प्रबंध में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो जब सबसे पहला पॉइंट है जिसके बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे आर्ट और मैनेजमेंट को, या कला और प्रबंध को, वो है सैद्धांतिक ज्ञान का होना। अच्छा, हर कला में कुछ ना कुछ सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं। अगर आप कल को कहीं म्यूजिक सीखने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन वो आपको हारमोनियम पे बिठा के गाना शुरू करवा देंगे। उससे पहले वो आपको कुछ बेसिक एजुकेशन देंगे म्यूजिक के बारे में, जो राग होते हैं, जो सात सुर होते हैं, उनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दी जाएगी आपको कि ये ऐसा होता है, इन सुरों का क्या है, कौन से राग है, ये कब गाए जाते हैं, इन्हें कैसे गाया जाता है। हमें इतनी नॉलेज नहीं है म्यूजिक के बारे में। तो कुछ ये भी कुछ हर हर उसमें होते हैं ये। तो कुछ बेसिक नॉलेज हो जाती है जो हर आर्ट के बारे में आपको पहले बताया जाता है, जिससे आप बेसिक उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिकल पर आते हैं। तो ये हर एक कला में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूजिक में होता है, हर एक कला में होता है, पेंटिंग में भी होता है, डांस में भी होता है, हर एक कला में होता है। तो उसी प्रकार अब आपको सोचिए कि म्यूजिक में भी प्रबंध में भी तो है ऐसा। कुछ पहले से कुछ सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं, कुछ बेसिक स्टडी मटेरियल होता है जो कि आपको पढ़ना होता है, जिससे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है प्रबंध के बारे में। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम प्रबंध के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। कुछ पहले से कुछ सैद्धांतिक ज्ञान है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ नॉलेज है जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो इसका प्रेजेंट होना और आर्ट में कुछ सैद्धांतिक ज्ञान का प्रेजेंट होना एक कॉमन फीचर है जो दोनों में है। इसका मतलब है कि हाँ, इस पॉइंट के हिसाब से तो प्रबंध भी एक कला है। एक बार रीड कर लेते हैं। कला यह मानकर चलती है कि कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से है। विशेषज्ञों ने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। हर क्षेत्र के अपने अपने कुछ विशेषज्ञ होते हैं, और वो अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ सैद्धांतिक ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं, जो एक विशेष प्रकार की कला में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए नृत्य में खास तरह के डांस, खास तरह की मुद्राएं, किस तरह का डांस किस तरह के भाव को प्रकट करता है, वगैरह वगैरह। जन संबोधन, भाषण, कला अथवा संगीत पर साहित्य सर्वमान्य है। तो सबका अपना अपना कुछ ना कुछ बेसिक एजुकेशन या बेसिक मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल, जिससे आपको पढ़ना होता है, जिससे आपके बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज
आप इससे गेन करते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट, एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कला, प्रबंध, ये प्रबंध कला के तौर पर। अब दूसरा पॉइंट, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। इस मूलभूत ज्ञान का उपयोग व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। कला इसलिए अत्यंत व्यक्तिगत अवधारणा है। उदाहरण के लिए दो नर्तक, दो वक्ता, दो कलाकार अथवा दो लेखक की अपनी कला के प्रदर्शन में भिन्नता होगी। हर कलाकार हर कलाकार की अपनी अपनी अलग योग्यता होती है। आप दो लोगों को सेम म्यूजिक देते हो, उनसे कहें कि डांस करें, नृत्य करें, तो वो जरूर, जब तक हाँ पहले से उन्होंने प्रैक्टिस ना की हो और ये फाइनल ना क्योंकि वो एक जगह जैसा डांस करेंगे, तब तक वो अपना अपना अलग अलग ही डांस करेंगे। दोनों हो सकता है बहुत अच्छा डांस करे, बहुत अच्छा नृत्य करे, लेकिन दोनों अपनी अपनी तरफ से अलग अलग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ही नृत्य करेंगे। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह, जो भी आपको मूलभूत ज्ञान है, जो भी आपको जो बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज है, आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये पर्सनलाइज्ड, हर इंसान अपने अपने हिसाब से उस ज्ञान को कैसे उपयोग करता है। प्रबंध में भी यही है। प्रबंध को आपको थियोरेटिकल नॉलेज तो सबको दे दी गई, लेकिन कौन सा प्रबंधक किस सिचुएशन में किस तरह उसका उपयोग करता है, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। ये व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग होता है। जिस तरह आर्ट का उपयोग एक इंसान अपनी योग्यता अनुसार करता है, उस प्रकार प्रबंध का भी उपयोग व्यक्तिगत अपनी योग्यता अनुसार ही करता है। तो ये दोनों फीचर भी दोनों में कॉमन हो चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने दो फीचर्स पढ़े थे आर्ट के, कला के, और दोनों ही फीचर्स प्रबंध में भी पाए जाते हैं। तीसरा और लास्ट इसमें दिया हुआ है, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। सभी कला व्यवहारिक होती है। कला वर्तमान सिद्धांतों का ज्ञान का रचनात्मक उपयोग है। हम जानते हैं कि संगीत सात सुरों पर आधारित है, लेकिन किसी संगीतकार की संगीत रचना विशिष्ट अथवा भिन्न होती है। कोई की म्यूजिक डायरेक्टर का म्यूजिक बहुत अच्छा होता है कि आपको सुनकर ही मजा आ जाए कि वाह, बाहर निकल जाता है कि इतना अच्छा गाया इन्होंने, इतना अच्छे लिरिक्स लिखे इन्होंने। तो यह इस बात पर निर्भर करती है कि इन सुरों को किस प्रकार से संगीत सृजन में प्रयोग किया गया है। ये वही है, एक तरह से दूसरे पॉइंट का एक्सटेंशन है कि हर इंसान को पता है, हर इंसान के पास बेसिक नॉलेज तो है, पर वो उसे किस तरह अप्लाई करता है वो आप पर डिपेंड करता है। आप किस तरह उसका एप्लीकेशन करते हैं, किस तरह के सिचुएशन पे, वो आप पर डिपेंड करता है। आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, और आप पे डिपेंड करता है कुल मिलाकर। कि जैसे इसमें एग्जांपल दिया हो कि सबको पता है, जितने म्यूजिशियंस हैं सबको पता है कि सात सुरों पर आधारित है, लेकिन हो सकता है कि कोई दो गायक हो और उनमें से एक बहुत ही अच्छा गायक एक बहुत ही अच्छा गाना गाए, एक बहुत ही अच्छा गीत गाए, और दूसरा हो सकता है उतना अच्छा ना गाए। तो वो डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो एक आर्ट की विशेषताएं थी, कला की विशेषताएं थी। तो वैसे तो हम लोगों ने ऑलरेडी कंपेयर कर लिया है, और इन तीनों के कंपैरिजन से तो आप बताइए क्या लगता है, प्रबंध एक कला है या नहीं। हाँ, बच्चों की आवाजें आ रही हैं कि प्रबंध जाहिर सी बात है एक कला है। तो आपका जवाब सही है, प्रबंध एक कला है। अब प्रबंध एक कला क्यों है, इसका जवाब इन लोगों ने दिया हुआ इन डिटेल, लेकिन हम लोगों ने पहले ही कंपेयर कर लिया था। जो भी कला की विशेषताएं थी उन्हें प्रबंध की विशेषताओं से एक बार ब्रीफ में रीड कर लेते हैं कि प्रबंध एक कला है क्योंकि यह निम्न विशेषताओं को पूरा करती है। अब वो विशेषताएं कौन सी हैं। एक सफल प्रबंधक प्रबंध कला को उद्यम के दिन प्रतिदिन में उपयोग करता है, जो कि अध्ययन, अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित होती है। और प्रबंध के विभिन्न क्षेत्र हैं जिनसे संबंधित पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। पर्याप्त साहित्य, बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है। अगर आप मैनेजमेंट या प्रबंध के बारे में साहित्य ढूंढने जाएंगे या बुक्स देखेंगे, तो सबसे पहले हम एक साहित्य तो अभी पढ़ रहे हैं, इसी से आप समझ जाइए कि प्रबंध के लिए कितना साहित्य उपलब्ध है। आप अभी पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे तब भी आपके पास मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट होगा, और इसमें बहुत सारे क्षेत्र भी होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग एरियाज होते हैं। फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मार्केटिंग हो गई। तो बहुत सारे अलग अलग एरियाज होते हैं, और उसका अलग अलग साहित्य होता है। तो आपके पास अच्छा खासा साहित्य उपलब्ध है, अच्छा खासा थ्योरेटिकल नॉलेज उपलब्ध है, जिससे आप पढ़ सकते हैं। इसमें यही एग्जाम्पल था, जिस तरह कला में
एक सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन या सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल होता है, बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, उसी प्रकार प्रबंध में भी थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट, प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत हैं जिनका प्रतिपादन कई प्रबंध विचारकों ने दिया हुआ है। ये हम लोगों ने कला में भी पढ़ा था कि हर कला के जो कुछ विशेषज्ञ होते हैं वो कुछ न कुछ सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं। तो जो कुछ सर्वव्यापी सिद्धांतों को अधिकृत भी करते हैं, तो ये भी वही है कि एक अच्छा प्रबंधक वह है जो व्यवहार, रचनात्मक, कल्पना शक्ति, पैर शक्ति आदि को मिलाकर काम करता है और किस प्रकार इन सिद्धांतों का उपयोग करता है। एक प्रबंध इस प्राप्त ज्ञान को परिस्थिति जन्य वास्तविकता के परिदर्श में व्यक्ति अनुसार एवं दक्षता अनुसार प्रयोग करता है। अब जब भी कोई प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, वो हमें किस तरह की सिचुएशन में यूज करना है, किस तरह की परिस्थितियों में यूज करना है, ये हम पर डिपेंड करता है। ये व्यक्तिगत जो हमने पढ़ा था उसमें योग्यता अनुसार यूज करते हैं, वैसे इसमें भी है कि हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने अपने अपनी सोचने की क्षमता होती है, अपना अपना उनका दिमाग होता है। तो किसी तरह की सिचुएशन में उन्हें लगता है कि हाँ ये करना सही रहेगा, तो वो किस तरह जो भी उनके प्रबंध का ज्ञान है वो अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग करते हैं, ये भी अपनी व्यक्तिगत सोच है। हर किसी के पास अपना ऑप्शन है, अपना दिमाग है, तो वो अपनी अपनी सोच के हिसाब से उस ज्ञान का यूज करते हैं, उस ज्ञान को दक्षता अनुसार उपयोग करते हैं। तो इन तीनों पॉइंट से क्लियर हो गया है कि प्रबंध एक कला है। जिन बच्चों ने बताया था कि प्रबंध एक कला है वो बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि उनका जवाब बिल्कुल सही है। और ये वैसे हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि प्रबंध एक कला है दूसरों से कार्य करवाने की। तो अब ये प्रबंध क्यों कला है वो हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया, क्योंकि जो कला के जो कला की जो विशेषताएं हैं वो प्रबंध की भी विशेषताएं हैं। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक के कुछ गुण दिए हुए हैं, तो ये आप एक बार रीड कर सकते हैं। जिन्हें उच्च शिक्षण एवं शिक्षा प्राप्त हो, जिनमें उत्कट आकांक्षा, स्वयं प्रोत्साहन, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता जैसे व्यक्तिगत गुण हो, तथा स्वयं एवं संगठन के विकास की इच्छा रखते हो। ये कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक के गुण होते हैं। तो ये था प्रबंध एक कला के रूप में। अब हम रीड करेंगे प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। इसमें हम करेंगे कंपेयर एक विज्ञान की कुछ विशेषताएं और क्या वो विशेषताएं प्रबंध में है या नहीं है। अगर है तो प्रबंध एक विज्ञान होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। देखते हैं अब जिन बच्चों ने प्रबंध एक विज्ञान बताया था उनका जवाब सही है कि नहीं। प्रबंधक एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है कि सामान्य सत्य अथवा सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। ज्ञान की मूलभूत विशेषताएं निम्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, क्रमबद्ध ज्ञान समूह। विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। इसके सिद्धांत कारण एवं परिणाम के बीच में संबंध आधारित है। तो साइंस में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कह सकते हैं एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है कि वो आपको पढ़नी पड़ती है। जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कुछ, और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो पहले से सेट होते हैं, प्रूव्ड होते हैं। अब जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि पेड़ से सेब का टूटकर पृथ्वी पर आने की घटना गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जन्म देती है। शायद ही आप लोगों में कोई हो जिसे ये ना पता हो। न्यूटन के ऊपर सेब गिरा और उन्हें ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आइडिया आया या उन्हें उस समय रियलाइज हुआ। ये क्रमबद्ध ज्ञान समूह। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें उन्हें ये बात बस होश में, ये प्रॉपर प्रूव्ड बातें हैं। तो विज्ञान का पहला पॉइंट यही था, क्रमबद्ध ज्ञान समूह। फिर दूसरा पॉइंट है परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि बस किसी को कोई बात अच्छी लगी कि हाँ हाँ ये तो ग्रेविटेशनल लग रहा है, नाम अच्छा लग रहा है, दे देते हैं, ऐसा नहीं है। इसके जो भी सिद्धांत है ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उनके जो रिजल्ट आए हैं उन्हें देखा गया है, उनको पढ़ा गया है, अच्छे से स्टडी की गई है, उसके बाद ये जो सिद्धांत है वो बनाए गए हैं। तो ये प्रॉपर परीक्षण द्वारा बनाए गए हैं। वैज्ञानिक सिद्धांतों को पहले अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है। कोई कमी रह जाती है उसे दूर करने के लिए बार बार वही सेम चीज रिपीट की जाती है। नियंत्रित परिस्थितियों में बार बार उनका परीक्षण करके उनकी जांच की जाती है। तीसरा, व्यापक वैधता।
ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, उनकी वैधता हर जगह के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ से सेब गिराएं तो वो सिर्फ इंडिया में है इसीलिए आपका सेब नीचे गिर रहा है, आप अमेरिका में उड़ाएं, अरे उड़ाएंगे नहीं, अगर आप अमेरिका में वो सेब नीचे डालेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एग्जांपल था कि ऐसा नहीं है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर है वही हर जगह है, या जो भी साइंटिफिक एग्जांपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल से वैज्ञानिक सिद्धांत है, उनकी वैधता हर जगह है। यानी जो यहाँ पर है उनकी जो वैलिडिटी है वो हर जगह अप्लाई होंगे, क्योंकि वो इतने बार एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं और हर परिस्थिति में, अलग अलग परिस्थितियों में एक्सपेरिमेंट पहले से किए जा चुके हैं, तब जाके उन्हें सिद्धांत बनाया गया है। उनकी जो वैधता होती है वो व्यापक होती है, हर जगह के लिए होती है। अब उपयुक्त विशेषताओं, ये कुछ 3 पॉइंट्स हो गए जिनके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे प्रबंध को एज अ विज्ञान, एज अ साइंस। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान के रूप में कुछ विशेषताओं को धारण करता है। कौन कौन सी विशेषताओं को धारण करता है, कौन कौन सी विशेषताएं जो प्रबंध में भी है? प्रबंध भी क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, जो पहला पॉइंट था। इसके से अपने सिद्धांत एवं नियम है जो समय समय पर विकसित हुए हैं। तो प्रबंध में भी बहुत सारे सिद्धांत और कुछ नियम है, ये सब हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ क्या नियम होते हैं, किन्होंने इन्हें विकसित किया, वगैरह वगैरह सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रबंध के भी कुछ सिद्धांत हैं, लेकिन ये अन्य विषय जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र एवं गणित से भी प्रेरित होता है। अन्य किसी भी संगठित क्रिया के समान प्रबंध की भी अपनी शब्दावली एवं अवधारणाओं का शब्दकोश है। हर शब्द के कुछ अपने अपने कुछ शब्द होते हैं खास, स्पेशल। तो हमारे प्रबंध के भी हैं। धीरे धीरे आप जब ये मैनेजमेंट पढ़ते रहेंगे तो कुछ टर्म्स होते हैं जिनसे आप फेमिलियर हो जाएंगे कि हाँ ये तो मैनेजमेंट से रिलेटेड शब्द है। उदाहरण के लिए हम क्रिकेट अथवा फुटबॉल जैसे खेलों पर चर्चा के समय समान शब्दावली का उपयोग करते हैं। तो विकेट, आउट, और भी बहुत सारे जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उन्हें पता होगा। खिलाड़ी भी एक दूसरे से बातचीत करने में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से प्रबंधकों को भी एक दूसरे से संवाद करते समय समान शब्दावली का उपयोग करना चाहिए, तथा वह अपने कार्य की स्थिति को सही रूप से समझ पाएंगे। तो सिंपली पहला पॉइंट यही था कि क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, विज्ञान भी क्रमबद्ध ज्ञान समूह था। तो पहला फीचर तो इसमें है। नेक्स्ट, प्रबंध के सिद्धांत विभिन्न संगठनों में बार बार के परीक्षण एवं अवलोकन के आधार पर विकसित हुए हैं। तो प्रबंध के भी कुछ अपने सिद्धांत है, वो भी हम पढ़ेंगे कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो उनके भी जो सिद्धांत है, ऐसा नहीं है कि बस किसी को सही लगे, किसी को लगा हाँ एक संगठन में काम कर रहे हैं तो वो उन्होंने बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनके भी बार बार परीक्षण हुए, इनकी बार बार जांच हुई है, उसके आधार पर ये विकसित किए गए हैं। तो अब क्योंकि प्रबंध का संबंध मनुष्य एवं मानवीय व्यवहार से, इसलिए इन परिणामों को ना तो सही भविष्यवाणी की जा सकती है। अच्छा, जब भी इंसानों की बात आती है तो इंसानों का कुछ स्वभाव ऐसा होता है कि वो कभी भी बदल सकते हैं। बदल सकते हैं इन द सेंस कि हो सकता है कोई इंसान किसी सिचुएशन में किसी और तरह से रिएक्ट करे और दूसरा इंसान उस सिचुएशन में किसी और तरह से रिएक्ट करे। तो हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, हर इंसान का अपना अपना रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। तो कोई भी सिचुएशन या कोई भी, क्योंकि प्रबंध, जब भी हम प्रबंध की बात करते हैं तो वो संगठन होता है, और संगठन की बात करते हैं तो वहाँ पे लोग होते हैं, और जहाँ लोग आ गए वहां पर तो अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग रहन सहन, और सबका अलग अलग अपना अपना तरीका। और इंसानों के व्यवहार के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक कभी कांस्टेंट नहीं रहता, बदलता रहता है समय के साथ साथ। तो जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, इसलिए हम उनके जो भी परीक्षण है उनके बारे में ऐसे नहीं कह सकते कि जो परीक्षण यहाँ पर हुआ है वो हमेशा हर जगह सही ही रहेगा या हर इंसान पर वही अप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। वो डिफर भी कर सकता है। हो सकता है कि हम एक इंसान पर कोई चीज अप्लाई करें या उससे कुछ कहें तो वो कुछ और रिएक्ट करे, और किसी और से वही बात करें तो वो कुछ और तरह से रिएक्ट करे। तो ये फर्क हो सकता है, क्योंकि विज्ञान में ऐसा नहीं है। विज्ञान में जो सिद्धांत है उनको हम अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, इंसान इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशन है प्रबंध की। इन सीमाओं के होते हुए भी प्रबंध के विद्वान प्रबंध के समान सिद्धांतों की पहचान करने में सफल रहे हैं। तो इन लिमिटेशंस के बावजूद
कुछ विद्वान लोग हैं हमारे प्रबंध के, तो उन्होंने प्रबंध के सामान्य जो कॉमन सिद्धांत है उनकी जो पहचान की है, ये भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ये F.W. टेलर, इस नाम से तो आप बहुत ज्यादा फेमिलियर, शायद पढ़ा भी हो आपने, और हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर ही है शायद इसका। F.W. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत एवं हेनरी फ्योल, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। कि कार्यात्मक प्रबंध के सिद्धांत, इसके उदाहरण ही हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये कुछ एक लिमिटेशन थी कि हाँ, यहाँ पे जो भी हम लोग के सिद्धांत है वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि ह्यूमंस पर बेस्ड होते हैं, इंसानों पर बेस्ड होते हैं, और इंसान कभी भी बदल सकते हैं, उनका व्यवहार थोड़ा सा चेंजिंग टाइप का होता है। लेकिन फिर भी कुछ इन लिमिटेशंस के बावजूद कुछ सिद्धांत हैं जिनकी पहचान की गई है। नेक्स्ट, लास्ट, प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों के समान विशुद्ध नहीं होते और न ही इनका उपयोग सार्वभौमिक होता है। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वो, उनकी जो वैलिडिटी होती है वो यूनिवर्सल होती है, उनका हम एक्सपेरिमेंट कहीं भी करें उनका जो रिजल्ट है वो सेम ही रहता है, उनकी वैलिडिटी सेम ही रहती है, वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो वैसे नहीं है, क्योंकि हमने अभी वो पढ़ा, क्योंकि वो इंसानों पर एप्लीकेबल होते हैं। प्रबंध किसका हम प्रबंध करेंगे, प्रबंध उसमें इंसान इन्वॉल्व होते हैं और हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी सिद्धांत है वो हर तरह की परिस्थितियों में काम करे। हाँ, कुछ ना कुछ बदलाव करके उन सिद्धांतों में उनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उनमें कुछ बदलाव करने होंगे। तो ये प्रबंधक पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के सिचुएशन में, किस तरह के सिद्धांतों में क्या बदलाव करके उनका उपयोग करता है। इनमें परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जाता है, जैसी परिस्थिति वैसा संशोधन, उस तरह के सिद्धांत में वैसा संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यह प्रबंधकों को मानक तकनीक प्रदान करते हैं जिन्हें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उपयोग में लाया जा सकता है। इन सिद्धांतों का प्रबंधकों को परीक्षण एवं उनके विकास के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। तो बात वह है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो उनका जो उपयोग होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, लेकिन जैसे सिचुएशन आप उसमें वैसे चेंजेस करके उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब तक की चर्चा से आप समझ चुके होंगे कि प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों की विशेषताएं लिए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने कहा था कि प्रबंध एक विज्ञान है वो भी गलत थे, जिन बच्चों ने कहा कि प्रबंध एक कला है वो तो गलत है ही नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन प्रबंधक और अधिक श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं यदि वह प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग करे। कला एवं विज्ञान के रूप में प्रबंध एक दूसरे से भिन्न नहीं है बल्कि पूरक है। तो कला और विज्ञान, प्रबंध दोनों ही है। अब तक इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंध एक पेशे के रूप में, प्रबंध मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो आप लोग यहाँ तक रीड कर लीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये रीड जरूर कर लीजिएगा पूरा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रबंध एक पेशे के रूप। बाय।